नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। यहाँ पर मेरे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, उसकी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो, तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लारजी विद्युत परियोजना डैश डैश नदी पर बनाई गई है। तो ये वाला क्वेश्चन 2022 के जो पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर पूछा गया था कि लारजी विद्युत परियोजना डैश डैश नदी पर बनाई गई है। ए पार्वती, बी बनेर, सी बसपा, डी व्यास। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी व्यास रिवर। जो लारजी जल विद्युत परियोजना है ये किस रिवर के ऊपर बनाई गई है? तो ये हमारे पास व्यास रिवर के ऊपर बनाई गई है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो लारजी जल विद्युत परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बनाई गई है? तो ये हमारे पास कुल्लू जिले में बनाई गई है। कहाँ पर बनाई गई है? कुल्लू जिले में बनाई गई है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और लारजी जल विद्युत परियोजना कुल्लू जिले के लारजी नामक स्थान पर लगाई गई है। कहाँ पर? कुल्लू जिले के लारजी नामक स्थान पर लगाई गई है और यह व्यास नदी पर है। इसकी उत्पादन क्षमता के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो लारजी जल विद्युत परियोजना है तो यह कितनी मेगावाट बिजली उत्पादित करती है? तो यह हमारे पास 126 मेगावाट, कितनी? 126 मेगावाट बिजली उत्पादित करती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते थे कि लारजी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है या किस नदी पर लगाई गई है? तो ये हमारे पास व्यास रिवर के ऊपर लगाई गई है। और जो लारजी जल विद्युत परियोजना है ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। और लारजी जल विद्युत परियोजना कितनी मेगावाट बिजली पैदा करता है? तो ये हमारे पास 126 मेगावाट बिजली पैदा करता है। और जो पार्वती रिवर है तो पार्वती रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो पार्वती रिवर हमारे पास व्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है। और जो बनेर रिवर है तो ये भी किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये भी व्यास की ट्रिब्यूटरी है। जबकि जो बसपा रिवर है हमारे पास ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये हमारे पास स्पीति नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो जाके आगे कहाँ पर मिलती है? जो सतलुज नदी में मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्वती रिवर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पार्वती रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये व्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है। और ये किस जिले में बहती है? तो ये हमारे पास कुल्लू जिले में बहती है। जबकि जो बनेर खड्ड है या बनेर जो रिवर है ये किस की ट्रिब्यूटरी है? तो ये हमारे पास व्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है। और ये किस जिले में बहती है? तो ये हमारे पास कांगड़ा जिले में बहती है। कहाँ पर बहती है? ये कांगड़ा जिले में बहती है। जबकि इसके बाद जो बसपा हमारे पास यहाँ पर रिवर दी गई है तो बसपा रिवर कहाँ पर बहती है? तो ये हमारे पास किन्नौर जिले में बहती है। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये स्पीति की ट्रिब्यूटरी है जो आगे जाकर सतलुज में मिलती है। किस में मिलती है? तो ये सतलुज में मिलती है। तो यहाँ से जितने भी जो ऑप्शन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए हैं कि पार्वती रिवर कहाँ पर है, बनेर रिवर कहाँ पर है, बसपा रिवर कहाँ पर है और ये किस किस की ट्रिब्यूटरी है। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का यहाँ पर कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों की वाराणसी अथवा छोटी काशी में कौन सा सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पहाड़ों की वाराणसी अथवा छोटी काशी के नाम से किसको जाना जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि वाराणसी या छोटी काशी के रूप में मंडी शहर को या मंडी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? मंडी को जाना जाता है। तो इसको छोटी काशी या वाराणसी क्यों कहा जाता है? जिस प्रकार से छोटी काशी और वाराणसी में जो मंदिर है वो नदियों के घाटों के ऊपर बने हुए हैं और 82 जो मंदिर है उनका एक साथ में समूह है। तो उसी तरह से जो मंडी है, मंडी में भी जो मंदिर है वो किसके? नदियों के किनारे पर स्थित है और वहाँ पर भी 82 मंदिरों का समूह है। तो इसलिए पहाड़ों की वाराणसी अथवा छोटी काशी किसे कहा जाता है? तो वह मंडी को कहा जाता है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है कि पहाड़ों की वाराणसी अथवा छोटी काशी
में कौन सा सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है? ए महाशिवरात्रि, बी लोसर, सी साजो, डी डुंगरी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए महाशिवरात्रि। तो कौन सा जो हमारे पास उत्सव मंडी में मनाया जाता है? तो वह हमारे पास महाशिवरात्रि मनाया जाता है और ये मंडी का एक इंटरनेशनल फेयर है। तो यहाँ से थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में कितने इंटरनेशनल फेयर है। तो हिमाचल प्रदेश में 8 इंटरनेशनल फेयर है जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला इंटरनेशनल फेयर हमारे पास मंडी का शिवरात्रि हो गया। दूसरा इंटरनेशनल फेयर हमारे पास सिरमौर का रेणुका जी का मेला हो गया। तीसरा इंटरनेशनल फेयर हमारे पास शिमला का समर फेस्टिवल हो गया और उसके बाद शिमला का चौथा इंटरनेशनल जो हमारे पास फेयर है वह रामपुर की लवी है और उसके बाद जो 5वां इंटरनेशनल फेयर है वो कुल्लू का दशहरा है और जो 6ठा इंटरनेशनल फेयर है वो कुल्लू का विंटर कार्निवल है और 7वां इंटरनेशनल फेयर हमारे पास सुजानपुर टीरा की होली है और 8वां इंटरनेशनल फेयर हमारे पास चंबा का मिंजर मेला है। तो जो जितने भी मेले हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो इंटरनेशनल फेयर है इससे रिलेटेड हमेशा ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने डिटेल में सभी इंटरनेशनल फेयर्स के बारे में आपको बता दिया है कि कौन सा इंटरनेशनल फेयर किस डिस्ट्रिक्ट में होता है। और यहाँ पर जो महाशिवरात्रि है तो महाशिवरात्रि कहाँ पर होती है? तो महाशिवरात्रि हमारे पास मंडी जिले में होती है। और यहाँ पर जो लोसर दिया गया है, जो लोसर उत्सव है ये कहाँ पर होता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। लोसर तिब्बती नव वर्ष है। क्या है ये? तिब्बती नव वर्ष है जो बौद्ध समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? ये बौद्ध जो समुदाय है, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए जो नव वर्ष का त्यौहार है उसको क्या कहा जाता है? उसको लोसर कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में नव वर्ष में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है या किन्नौर और लाहौल स्पीति में नव वर्ष में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास लोसर फेस्टिवल। तो लोसर फेस्टिवल कहाँ पर होता है? ये किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में होता है जो तिब्बती समुदाय के द्वारा मनाया जाता है या बौद्ध समुदाय के द्वारा मनाया जाता है जो नव वर्ष का त्यौहार है। अगला जो हमारे पास यहाँ पर फेस्टिवल था वो था साजो फेस्टिवल। तो साजो जो फेस्टिवल है ये कहाँ पर होता है? तो ये हमारे पास लाहौल स्पीति में होता है, लाहौल स्पीति। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो साजो फेस्टिवल है ये कहाँ पर होता है? ये लाहौल स्पीति ज़िले में होता है और ये वहाँ के जो आदिवासी समुदाय है, आदिवासी समुदाय के द्वारा ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और जो डुंगरी मेला है तो ये कहाँ पर होता है? तो ये हमारे पास कुल्लू ज़िले में होता है। कहाँ पर होता है? तो ये हमारे पास कुल्लू ज़िले में होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में समाचारों में वर्णित ई दाखिला पोर्टल किससे संबंधित है? तो ये हमारे पास करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास करंट का क्वेश्चन था 2022 में। तो इसी तरह से जो क्वेश्चन है करंट के वो अभी हमारे पास 2024-25 में पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ पर भी करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में समाचारों में वर्णित ई दाखिला पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? ए शिक्षा के क्षेत्र से, बी उपभोक्ता शिकायतें, सी जीवन प्रमाण पत्र, डी आयकर। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि जो दाखिला पोर्टल है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पर जो ई दाखिला पोर्टल है वो आयकर से संबंधित है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि के उपरांत डैश डैश अंश के मुताबिक सेवानिवृत्त होते हैं। तो यहाँ पर राज्यसभा के बारे में पूछा गया है। तो ये इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक 2 साल की अवधि के बाद रिटायर होते हैं। तो वो कितने प्रतिशत या कितने परसेंटेज जो सदस्य हैं वो 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं? ए 2/3 सदस्य, बी 1/2, सी 1/3, डी 1/6।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1/3। तो 1/3 जो हमारे पास मेंबर होते हैं राज्यसभा के वह 2 साल के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। तो जो हमारे पास राज्यसभा है तो राज्यसभा का कार्यकाल जो राज्यसभा के सदस्य है उसका कार्यकाल कितना है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है और राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा किस प्रकार का सदन है, ये स्थायी सदन है, ये कभी भी विघटित नहीं होता है। तो इसलिए जो इसके सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और 1/3 जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 साल के अंतराल में ये रिटायर होते रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राज्यसभा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो राज्यसभा का जो प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 80। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यसभा का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 80। और राज्यसभा भारतीय संविधान के जो हमारे पास यहाँ पर ये जो प्रावधान है कि 2 वर्ष के बाद जो सेवानिवृत्त होने वाला, तो वो अनुच्छेद 83 क्लॉज 1 में दिया गया है। किस में दिया गया है, 83 क्लॉज 1 में दिया गया है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जिसमें लिखा है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल के बाद सेवानिवृत्त होंगे। और जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो कितने वर्ष का है, वो 6 वर्ष का है। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है और जिसको अपर हाउस भी कहा जाता है या ऊपरी सदन भी इसको कहा जाता है। और जो राज्यसभा है तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष हमारे पास उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो राज्यसभा है तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है और राज्यसभा का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वो आर्टिकल 80 में किया गया है। और 2 साल के बाद जो सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं 1/3 सदस्य, वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो वो आर्टिकल 83 क्लॉज 1 में दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्यों में कोयले के सबसे बड़े भंडार मौजूद है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इंडियन जियोग्राफी का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्यों में कोयले के सबसे बड़े भंडार मौजूद है, कि जो कोयले के सबसे अधिक भंडार भारत में किस राज्यों के पास है। ए आंध्र प्रदेश, बी झारखंड, सी पश्चिम बंगाल, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी झारखंड। तो भारत में सबसे अधिक जो कोयले के भंडार है वो कहाँ पर स्थित है या किस राज्य में स्थित है, तो ये हमारे पास झारखंड में स्थित है। और झारखंड में कहाँ पर, झारखंड के दामोदर घाटी क्षेत्र में, दामोदर घाटी, कहाँ पर, दामोदर घाटी में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार किस घाटी में स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी। और दामोदर घाटी कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास झारखंड में स्थित है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि कोयले का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्यों के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन अलग है। यहाँ पर भी जो बच्चे हैं वो गलती कर देते हैं कोयले के भंडार में और कोयले के उत्पादन में। यदि हमारे पास कोयले के भंडारण की बात की जाएगी तो उसका आंसर झारखंड हो जाएगा, दामोदर घाटी होगा। जबकि कोयले के जो हमारे पास उत्पादन है तो कोयले का सबसे अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, छत्तीसगढ़ में किया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी जो बच्चे हैं वो गलती कर देते हैं कि कोयले के भंडारण और कोयले के उत्पादन में। यदि उत्पादन की बात की जाएगी, प्रोडक्शन की बात की जाएगी, तो उसका आंसर छत्तीसगढ़ होगा। यदि हमारे पास यहाँ पर रिजर्व की बात की जाएगी तो उसका आंसर हमारे पास झारखंड दामोदर घाटी हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश डैश प्रकार की मृदा भारत की अधिकतर नदी घाटियों व तटीय मैदानों में पाई जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इंडियन ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है कि जो भारत की जो मृदा है उसके बारे में पूछा गया है कि अधिकतर मृदा जो नदियों के किनारे पर या नदी घाटियों में स्थित होती है या जो तटीय मैदानों पर स्थित है वो कौन सी मृदा है। ए जलोढ़, बी काली मिट्टी, सी लेटराइट मिट्टी,
डी लाल मिट्टी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। जो जलोढ़ मिट्टी है वो कहाँ पर अधिकतर पाई जाती है, तो वो हमारे पास नदियों के किनारे पर, नदी घाटियों पर, वह तटीय मैदानों में पाई जाती है। और यहीं से पूछा जाता है कि जो जलोढ़ मृदा है, भारत में सबसे अधिक जो मृदा है वो कौन सी है, तो सबसे अधिक मृदा हमारे पास जलोढ़ मृदा है, जो लगभग 45% के आसपास है। कितनी है? 45% के आसपास भारत में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और जो नदी घाटियाँ हैं, नदी घाटियों और तटीय मैदानों में भी हमारे पास जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो जब नदियों में बाढ़ आती है तो ये अपने साथ बहुत सारा जो अवसाद ले आती है या जो मिट्टी ले आती है, तो वो कौन सी मिट्टी है, तो उसको जलोढ़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और जो जलोढ़ मृदा है ये आपके गंगा के मैदानों में मिलता है। आपको देखने के लिए गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों के बीच में जो मृदा है उसको किस नाम से जाना जाता है, वो जलोढ़ मृदा है। उसमें आपका पास यूपी आता है, बिहार आता है, वेस्ट बंगाल आता है। तो यहाँ पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, या एमपी आता है, यहाँ पर किस प्रकार की मृदा है, तो ये हमारे पास जलोढ़ मृदा है। जबकि जो काली मृदा है, तो काली मृदा में कपास उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है? कपास उगाया जाता है। जबकि जलोढ़ मृदा में आपके पास आलू हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, ये सारी फसलें उगाई जाती है। जबकि काली मृदा में सबसे ज़्यादा आपके पास कपास उगाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो लेटराइट मृदा है, लेटराइट सॉइल है, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन किया जाता है? इसमें सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। किसका? कॉफ़ी और नारियल का उत्पादन किया जाता है। और कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्यों में किया जाता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन हमारे पास जो कर्नाटक का है, कर्नाटक में होता है। और इसमें हमारे पास नारियल का उत्पादन भी कर्नाटक में होता है। और उसके बाद जो लेटराइट सॉइल है, इसमें रबड़ की खेती भी की जाती है। कौन सी खेती? रबड़ की। और सबसे अधिक जो रबड़ है वो किस राज्यों में होता है, तो सबसे अधिक रबड़ हमारे पास केरल में होता है। तो यहाँ से जितने भी इस तरह के जो क्वेश्चन बन सकते हैं, आपने जब भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखने हैं तो जो सॉइल से हमेशा ही एचपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन बनता है। तो ये आपने डिटेल में इसके बारे में पढ़ लेना है कि जो मृदा है, जो जितनी सॉइल है वो कितने % है, सबसे अधिक कौन सी है, सबसे कम कौन सी है, और किस मृदा में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है, और सबसे ज़्यादा फसल किस राज्य में होती है, जैसे कपास हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गया, या आपके पास चावल हो गया, मछलियों का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन, और उसके बाद आपके पास आ जाता है जूट और पटसन का उत्पादन। ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हिमाचल प्रदेश के पर्वतों से निकलती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HPGK का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो गलती कर देते हैं, या आपको नेट में या कहीं और भी ये क्वेश्चन गलत देखने को मिलता है। आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि नदियां हिमाचल प्रदेश के पर्वतों से निकलती है, कि कौन कौन सी नदियां हिमाचल प्रदेश के पर्वतों से निकलती है। पहला यहाँ पर जो ऑप्शन है व्यास, रावी और चिनाब। सेकंड ऑप्शन है रावी, चिनाब व झेलम। थर्ड ऑप्शन है सतलुज, व्यास व रावी। और जो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है सतलुज, रावी व झेलम। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि झेलम हमारे पास जम्मू कश्मीर से निकलती है, तो इसलिए हमारे पास 2 ऑप्शन पहले ही गलत हो गए। बी और डी ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो गया। देखो, एलिमिनेट यदि मेथड्स का प्रयोग करना है तो आपको इस तरह से चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि जो आपके पास जो झेलम है वो कहाँ से निकलती है। तो ये आपके पास है झेलम बैरीनाग से, जो हमारे पास कहाँ पर स्थित है, जो लद्दाख में प्रेजेंट टाइम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये आपके लद्दाख में पड़ता है। तो इसलिए बी और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी रिवर है, सबसे लंबी जो रिवर है वो कौन सी है? सबसे लंबी रिवर सतलुज है, जबकि सबसे बड़ी रिवर हमारे पास चिनाब है। तो सबसे जो लंबी रिवर है ये सतलुज है। तो सतलुज कहाँ से निकलती है? तो सतलुज हमारे तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर से। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर के राकसताल से निकलती है। तो इस तरह से ये ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन आपके पास जो नेट है या कहीं और से आप देखेंगे तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन सी दिया हुआ होता है कि
सतलुज, व्यास और रावी कहाँ से निकलती है? ये आपके पास हिमाचल प्रदेश के पर्वतों से निकलती है, तो ये गलत क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपके पास इसका जो उद्गम स्थान है वो कहाँ पर है? वो तिब्बत मानसरोवर लेक से ये निकलती है। जबकि यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये इसका सही हो जाएगा। जो व्यास नदी है तो ये कहाँ से निकलती है? ये कुल्लू के हमारे पास व्यास कुंड और व्यास रिखी से निकलती है। और जो रावी नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो ये हमारे पास बड़ा बंगाल ग्लेशियर से निकलती है, जो कांगड़ा जिले में स्थित है। और जो चिनाब नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये कहीं से निकलती नहीं है, तो चंद्रा और जो भागा, दो नदियाँ मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करती है। और ये कहाँ से निकलती है चंद्रा और भागा नदियाँ? तो ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, किस राज्यों में मानसून सर्वप्रथम पहुंचता है? ए असम, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी केरल। तो सबसे पहले जो मानसून है वो कहाँ पर पहुँचता है? तो वो हमारे पास केरल में पहुँचता है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो केरल है, केरल में मानसून कब पहुँचता है? तो केरल में जो हमारे पास मानसून है वो 1 जून या 1 जून से 10 जून के बीच में पहुँचता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं जो भारत में अधिकांश वर्षा लाती है, सबसे पहले जून के आरंभ में दक्षिणी राज्य केरल में पहुंचती है। इसका कारण इसकी भौगोलिक स्थिति और मानसूनी हवाओं की दिशा है। हवाएं पूरे देश में उत्तर और पूर्व की ओर चलती है। तो आपको देखने को जब इंडियन मैप देखने को मिलेगा तो उसमें आपको इस तरह से जो केरल है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जो हवाएं हैं वो कहाँ से चलती है? वो पश्चिम की ओर से चलती है। कहाँ से चलती है? पश्चिम की ओर से चलती है। तो सबसे पहले जो मानसून है वो कहाँ पर पहुँचती है? तो वो हमारे पास यहाँ पर केरल में पहुँचती है। और केरल के बाद जो मानसून की हवाएं हैं वह ऊपर की ओर, उत्तर की ओर और यहाँ से आगे पूर्व की ओर चलती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्योहार के दिन घटित हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग से हमेशा ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है वो किस त्योहार के दिन घटित हुआ था? ए दीपावली, बी बैसाखी, सी लोहड़ी, डी होली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी बैसाखी। तो जो हमारे पास जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था? तो वो हमारे पास 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और 13 अप्रैल को कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो 13 अप्रैल को हमारे पास बैसाखी फेस्टिवल मनाया जाता है। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हमारे पास पंजाब में हुआ था। पंजाब में कौन सा? अमृतसर के पास जलियांवाला बाग है, वहाँ पर ये कांड हुआ था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कब हुआ था और किस त्योहार के दिन हुआ था और उस समय जो भारत के वायसरॉय थे वो कौन थे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है? ए असहयोग आंदोलन, बी खिलाफत आंदोलन, सी स्वदेशी आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये कब हुआ था? तो ये हमारे पास 1942 में हुआ था। और जो महात्मा गांधी जी थे तो महात्मा गांधी जी ने क्या नारा दिया था? भारत छोड़ो भारत छोड़ो। तो इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुआ था? 1942 को हुआ था। और कब हुआ था? अगस्त महीने में हुआ था। अगस्त माह में कब हुआ था? 8 अगस्त को ये शुरू हुआ था। इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? इसलिए इसको अगस्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए जितने भी जो क्वेश्चन लाए हैं उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन कर ली है। यदि किसी को अभी भी मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।